आखिर क्यों होशियार लोग चुप रहते हैं? औसत दर्जे की परंपरा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास के सबसे समझदार लोग धीरे धीरे क्यों चुप रह जाते हैं? वो काम वाला जो हमेशा स्मार्ट होता है, मीटिंग्स में अपनी राय क्यों नहीं देता? या आपका सबसे संस्कारी दोस्त जब बात गंभीर हो जाती है तो वो क्यों चुप्पी साध लेता है? इसका जवाब जितना लग रहा है उससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाला है। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो सिर्फ औसत दर्जे को सहन नहीं करती, बल्कि उसे एक तरह की पूजा की तरह मानती है। और इस पूरे प्रक्रिया में हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां चमकना ही खतरे में पड़ गया हो। ये कोई दबाव डालने वाला वीडियो नहीं है जो हालात पर शिकवा करता हो। ये एक निमंत्रण है ये समझने का कि हम यहां तक कैसे पहुंचे, और सबसे जरूरी, कैसे हम उस बहाव का विरोध करें जो हमें नीचे खींच रहा है। सोचो, एक ऑफिस की मीटिंग हो रही है। दो कर्मचारी अपने अपने आइडियाज पेश कर रहे हैं। एक बोल्ड, नया और कंपनी बदलने वाला आइडिया लेकर आया है। दूसरा एक सुरक्षित, वही पुरानी तरीका सुझा रहा है जिससे सब कुछ वैसे का वैसा ही रहे। आमतौर पर किसे चुनते हैं? अगर तुमने दूसरा ऑप्शन चुना तो सही जवाब पकड़ा। हमारी सोसाइटी का एक्सेलेंस के साथ एक अजीब रिश्ता बन गया है। ये लोगों को अजीब लगती है। सच में जब कोई बहुत होशियार होता है तो बाकी लोग असहज महसूस करते हैं, क्योंकि वो उनकी सामान्यता को उजागर कर देता है जिसे बाकी लोग जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं। और उनको घमंडी, दिखावटी या मुश्किल कह देना आसान होता है, बजाय ये मानने के कि वो उनसे कई कदम आगे हैं। ये सिर्फ काम की जगह नहीं होता। जब ग्रुप में बात होती है तो डिस्कशन किसका होता है? अक्सर स्मार्टेस्ट इंसान का नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा बोलने वाले का होता है। जो खूब बोलता है पर कुछ गहरा नहीं कहता। और जब कोई कोई मुद्दा उठाकर बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो क्या होता है? अजीब सी खामोशी में बदल जाना, या उससे भी खराब, तंज कसना। वाह, कितने बड़े विद्वान हो! आपने ध्यान दिया है कि ये बात पार्टियों और मिलनों में भी दोहराई जाती है। जब कोई साइंस, कला, दर्शनशास्त्र या तकनीक की बात करता है तो लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन जब बात होती है रियलिटी टीवी, सेलिब्रिटी गॉसिप या काम की शिकायती की, तो सभी उत्साहित हो जाते हैं। दिखावा करने की इस संस्कृति ने सतीपन को आम बना दिया है। यही हमारी जिंदगी है, एक ऐसे छुपे हुए समूह के नीचे जो अलग दिखता नहीं, क्योंकि जो चमकता नहीं वो खतरा नहीं बनता। औसतपन एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। लेकिन यहां सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि ऐसा नहीं कि लोग गहराई को समझ नहीं पाते। उन्हें बस इसे नकारने की आदत डाल दी गई है, एक तरह की सुरक्षा की रणनीति के तौर पर। किसी की बुद्धिमानी को पहचानना मतलब अपनी सीमाओं का सामना करना होता है, और ये पीड़ादायक होता है। और जो भी अलग सोचने की हिम्मत करता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। याद है तुम्हारे क्लास का वो छात्र जो हमेशा अनोखे सवाल करता था, जो तैयार जवाबों को नहीं मानता था और जानना चाहता था चीजों के पीछे का कारण समझना? उनके साथ क्या हुआ था? उन्हें शायद बोझिल, बहुत जटिल कहा जाता था, या बस नजरअंदाज कर दिया जाता था जब तक कि वे सवाल करना छोड़ न दें। जो शिक्षा व्यवस्था हम जानते हैं वो दिमागों को जगाने के लिए नहीं बनी है, बल्कि उन्हें एक जैसे बनाने के लिए है। ये ऐसा है जैसे एक फैक्ट्री लाइन जो जिज्ञासु बच्चों को आज्ञाकारी बड़े बनाती है। रचनात्मक व्यक्ति को अनुशासनहीन कहा जाता है। संवेदनशील को कमजोर समझा जाता है। सोचने वाले को परेशान करने वाला माना जाता है। और ये कोई कमी नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। मिशेल फूको ने स्कूल को एक अनुशासनात्मक व्यवस्था का हिस्सा माना है। नियंत्रण और बाध्यता की बात है, आजादी की नहीं। बचपन से ही बच्चा सीखता है कतार में बैठना, सख्त टाइम टेबल फॉलो करना, बिना सवाल किए दोहराना, और सबसे बड़ी बात, समूह से अलग खड़े होने से डरना। जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब 1984 में दिखाया था कि कैसे विचारों पर कंट्रोल बचपन से शुरू हो जाता है। और केन रॉबिन्सन ने सिस्टम की आलोचना की कि कैसे ये स्टैंडर्डाइजेशन का नाम लेकर क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। सबसे बुरी बात यह है कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। पहले साल बच्चा हर चीज पर क्यों पूछता है।
दूसरे साल ये सवाल कम हो जाते हैं। तीसरे साल वे बस तब पूछते हैं जब उनसे कहा जाए। चौथे साल वे सिर्फ दोहराते हैं। और 5वें साल तक वे स्कूल का असली पाठ सीख चुके होते हैं। सवाल मत करो, बस मानो। अपनी स्कूल की यादें सोचो। कितनी बार तुम्हारे पास कोई बढ़िया आइडिया था लेकिन उसे दबा दिया गया? कितनी बार तुम किसी टॉपिक में गहराई से जाना चाहते थे लेकिन टाइम टेबल के अनुसार चलना पड़ा? स्कूल ने तुम्हें सोचना सिखाया या बस दोहराना? सवाल उठाना सिखाया या मानना? अगर तुम ज्यादातर लोगों की तरह हो तो तुम्हें जवाब पता होगा। ये बात मेरे साथ भी हुई है। क्लास की एक एक्टिविटी थी। हर स्टूडेंट को कागज पर एक सवाल लिखना था। फिर हम में से कुछ सवाल जोर से पढ़े जाते थे। मैंने एक सिंपल सा सवाल लिखा था। क्या तुम दूसरे ग्रहों पर जिंदगी पर भरोसा करते हो? क्लास में हंसी छूट गई और टीचर ने कहा कि यह मजाक ठीक नहीं था। किसी को पता नहीं चला कि वो सवाल मेरा था, लेकिन मुझे बुरा लगा, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जिसने जिज्ञासा जगानी थी वो मीडियोक्रिटी को बढ़ावा दे रहा था। बाद में हमने वही एक्टिविटी दोहराई, इस बार जोर से बोलते हुए। मैंने एक क्लासमेट से वही सवाल पूछा। पीछे से हंसी सुनाई दी, टीचर भी वहीं थी। चुप्पी छा गई और विद्यार्थी बोला कि उसे जवाब देना नहीं आता। यही एक सबक था। लोगों को सही सवाल पूछने से डरना सिखाया गया है। उन्हें सोचने से रोका गया है। और इसलिए हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, एक ऐसी पीढ़ी के साथ जो चमकने के लिए नहीं बनी, परेशान करने के लिए नहीं, सवाल उठाने के लिए नहीं। स्कूल ने बिल्कुल वही लोग तैयार किए जो सिस्टम चाहता था। आज्ञाकारी और निष्क्रिय वयस्क। तुम खुद को क्या समझते हो? ये वाक्य हमारी संस्कृति की सोच को बखूबी बयां करता है। पहले जो प्रतिभा दिखाते थे उन्हें कहा जाता था और आगे बढ़ो, भविष्य के लिए मजबूत बनो। आज लोग कहते हैं इतना बड़ा मत समझो खुद को, सब बराबर हैं, थोड़ा शांत रहो। असली दिमाग परेशान करता है क्योंकि ये नियमों की आरामदायक दुनिया को चुनौती देता है। खुद से सोचने पर सामने आती है उनकी मानसिक सुस्ती जो बस वही दोहराते रहना पसंद करते हैं। और सोचने वालों का मजाक उड़ाना हमेशा आसान होता है, बजाय इसके कि वे भी सोचना शुरू करें। मजाक उड़ाने, ताना मारने और सजा देने वाली ये संस्कृति उन सबको दुश्मनी से देखती है जो आम चलन से हटकर कुछ अलग करने की हिम्मत करते हैं। तुम ऐसे लोगों को जरूर पहचानते हो, वही जो हमेशा ठिठोली करने को तैयार रहता है, जो किसी भी दिमागी कोशिश को मजाक में उड़ा देता है, जो किताबें पढ़ता है उसे दिखावा समझता है, जो गहरी बातचीत को बोरिंग बोलता है, जो हल्की फुल्की हंसी पर नहीं हंसता उसे सख्त कहता है। जब कोई अपनी पढ़ी हुई किताब का जिक्र करता है तो वो मजाकिया चेहरा बनाकर ताना देता है, क्या बड़ा दिमाग है ना? ये सब WEI जानबूझकर बुरा करने के लिए नहीं करते हैं। ये डर है। डर की कहीं ऐसा स्तर है सोचना का जहां वो नहीं पहुंच पाता। बस इतना ही। पार्टी या जमावड़ों में एक आम सी बात होती है कि जब कोई आर्किटेक्चर, साइकोलॉजी, इतिहास या साइंस जैसे किसी मजेदार टॉपिक पर बात करना शुरू करता है तो कोई न कोई बीच में टोक देता है, यार आराम कर, हमें बस मजे करने हैं, लेक्चर नहीं सुनना है। सब हंसते हैं, मंजूर करते हैं। वो बंदा चुप हो जाता है, थोड़ा अजीब सा महसूस करता है और बात किसी हल्के फुल्के विषय पर आ जाती है, जैसे डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स की लव लाइफ। फर्क को लेकर डर अक्सर झूठी नम्रता के नीचे छुपा होता है। सब बराबर हैं, वे कहते हैं, लेकिन असल में मतलब होता है मेरे स्तर पर आ जाओ ताकि मुझे नीचा महसूस न हो। और जो लोग तेज होते हैं, गलतफहमियों से थककर कभी कभी हार मान लेते हैं। वे अपनी रोशनी छुपाने लगते हैं, सामान्य बनने का नाटक करते हैं, मीडियोक्रिटी के मंच पर अभिनय करते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें स्वीकार किया जाए। लेकिन इस आड़ के बड़े दाम चुकाने पड़ते हैं। हर बार जब तुम अपनी बुद्धिमानी कम करते हो तो समझे जाओ तुम अपने एक हिस्से को खो देते हो और धीरे धीरे अंदर से फीके पड़ने लगते हो, इस दिखावे के बोझ से घुटते हुए कि तुम असल में जितने उससे कम हो। हमारे टाइम की सबसे बड़ी झूठी बातें ये हैं। अपने आसपास के माहौल को देखो।
क्या सबसे ऊपर बैठे लोग सच में सबसे काबिल होते हैं? या वो होते हैं जो राजनीतिक खेल में माहिर होते हैं, सही कनेक्शन बनाते हैं और एक परफेक्ट इमेज बेचना जानते हैं? असली मेरिटोक्रेसी आज के सिस्टम के लिए बड़ा धमाका होती। बस काबिलियत के हिसाब से प्रमोट करना पूरी व्यवस्था को हिला देता। मालिक के बेटे को हटाकर टैलेंटेड कर्मचारी को जगह मिलती। नाकारा बॉस को वो लोग पीछे छोड़ देते जो असल में काम को समझते हैं। मैनेजर जैसा सोचने वाली सचिव को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। सिस्टम उन लोगों की कद्र नहीं करता जो गहराई से सोचते हैं, बल्कि वो उन्हीं की कद्र करता है जो जोश के साथ बार बार वही बात दोहराते हैं। असली मेरिटोक्रेसी का आइडिया ऊपरी तबकों को डराता है, क्योंकि इससे उनके बीच कितने अयोग्यता वाले लोग हैं खुलकर सामने आ जाएंगे। जो लोग वहां मेरिट की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए टिके रहते हैं कि वे पक्के, समझाने में आसान और कंट्रोल करने योग्य हैं। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर को जानता था जिसके पास लाजवाब आइडियाज थे, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो उस कंपनी की विजुअल पहचान को पूरी तरह बदल सकते थे। उसकी प्रेजेंटेशन में वो सबसे क्रिएटिव होती थी, उसके आइडियाज भी सबसे बोल्ड। लेकिन किसे प्रमोशन मिला? हमेशा वही साथी जो कॉपी पेस्ट करता था, बॉस की तारीफ करता रहता था और कभी कुछ सवाल नहीं खड़ा करता था। इनोवेटिव प्रपोजल्स को सब रिस्की मानते थे। बेहतर था वो ही करना जो हमेशा से काम करता आया है। इस बीच वो फ्रस्ट्रेट होती रही, वहीं की वहीं फंसी और वो मीडियोक्रेट्स ऊपर बढ़ते देखती रही। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे मीडियोक्रेसी खुद को काबिलियत के रूप में छुपा लेती है। हम सब उस टाइप को जानते हैं जो मीटिंग्स में खाली बातों से हावी हो जाता है और रंग-बिरंगे चार्ट्स से भरी प्रस्तुतियां होती हैं, लेकिन अंदर से कुछ खास नहीं देती। ऐसे लोग जल्दी उभर जाते हैं क्योंकि वो दिखावे में कामयाब लगते हैं। वहीं जो सच में नए आइडियाज लाते हैं, जो असली क्रिएटिव सोच रखते हैं, वो नजर नहीं आते। असली काबिलियत की जगह अब दिखावा, इमेज और अंदर की राजनीति ने ले ली है। टैलेंट बस एक शोभा बनकर रह गया है, जो तब तक सहन किया जाता है जब तक वो किसी को खतरा न पहुंचाए। होशियार लोग खतरे की घड़ी होते हैं क्योंकि उनकी स्किल्स और टैलेंट ऊपर वालों की नाकामियों को बेनकाब कर देती है। ऐसे में लोग सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। निर्दोष, आज्ञाकारी और जो बॉस से कम चमकना जानते हैं, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। अभी कोई भी सोशल मीडिया खोलो, क्या दिखता है? गहरा और सोचने वाला कंटेंट या हजारों लाइक्स वाले हल्के फुल्के पोस्ट? वो टेक्स्ट जो दिमाग लगाते हैं या तैयार बातें जो आसानी से मुस्कुराहट लाती हैं? जवाब साफ और चिंताजनक है। आज का ज़माना ध्यान देने की बजाय ध्यान भटकाने को तरजीह देता है। जो गहराई में जाते हैं, उनका स्थान 15 सेकंड में सब कुछ बयां करने वालों से छिन जाता है। एल्गोरिदम क्वालिटी को नहीं, बल्कि एंगेजमेंट को इनाम देता है। और सबसे ज्यादा क्या एंगेज करता है? क्या आसान, जल्दी और एक बार इस्तेमाल करने वाला है? देखो मेम्स और आम प्रेरणादायक फ्रेजेस का हाल। लाखों लाइक्स, जबकि गंभीर निबंध और जरूरी डॉक्यूमेंट्रीज पर 100 से 200 व्यूज हैं। एक फिलॉसफी प्रोफेसर महीनों गहरी सोच लिखता है, पर ज्यादा कोई पढ़ता नहीं। लेकिन जब वही थीम्स पर मजेदार और सिंपल वर्जन पोस्ट करता है, तो कुछ ही दिन में उसकी ऑडियंस बढ़ जाती है। सोशल मीडिया ने अनजानेपन को सबके लिए खोल दिया है। कोई भी बिना कंटेंट देखे वायरल हो सकता है। एक छोटा वीडियो जिसमें कोई खास बात नहीं होती, वह गंभीर चीजों से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है। जलवायु परिवर्तन के बारे में कोई भी मोटिवेशनल लाइन असल में मतलब पर गहराई से चर्चा करने से ज्यादा ध्यान खींच लेती है। एल्गोरिदम आसान, सतही और बिना रुके हुए कंटेंट को तरजीह देता है। औसतना वायरल हो जाता है क्योंकि वो किसी को चुनौती नहीं देता। दूसरी तरफ गहरा कंटेंट तो उस सतही समुंदर में डूब जाता है। इससे हमारी जटिल सोच को समझने की क्षमता खत्म हो रही है। हम रुकने, शक करने और सोच की गहराइयों में उतरने का स्वाद खो रहे हैं। ध्यान बिखर रहा है, सब्र कम हो रहा है। कम होती है तो घनीभूत होने की बर्दाश्त नहीं होती। सबसे चिंता की बात यह है कि यह हमारी मूल्य की समझ को कैसे बदल देता है। अगर कोई बात 30 सेकंड में समझ में नहीं आती, तो उसे फेंक दिया जाता है।
अगर किसी आइडिया को समझाने में 3 से ज्यादा वाक्य लगते हैं तो उसे मुश्किल समझा जाता है। अगर कोई किताब 200 पन्ने से ज्यादा की हो तो वो बहुत लंबी लगती है। हम ऐसे लोग बन रहे हैं जो जिंदगी की असली जटिलताओं को सहन नहीं कर पाते। नेज उस वक्त के लोगों द्वारा मजाक उड़ाए गए। कामू को हर तरफ से टांगे खींची गईं क्योंकि उन्होंने भीड़ की बात मानने से इनकार कर दिया। विचारधाराएं। इन गुरुओं में क्या खास था? वो अकेलापन जो समय से बहुत आगे बढ़ चुके लोगों को महसूस होता है। समझदार लोग तब थक जाते हैं जब उनकी बातों को गलत समझा जाता है, ठुकराया जाता है या मजाक उड़ाया जाता है। उससे कोशिश करके देखो कि क्वांटम थ्योरी समझाओ किसी को जो बेसिक फिजिक्स भी ठीक से नहीं जानता। या जिंदगी के मकसद पर बात करो उस इंसान से जिसने कभी इस पर सोच विचार ही नहीं किया। ये अहंकार नहीं बल्कि थकान है। वो थकान जब आप जटिल सोच को इतना सरल बनाते बनाते ऐसा कर देते हो कि असल बात कही ही नहीं जाती। चुप्पी एक तरह का सहारा बन जाती है, लेकिन साथ ही वह बदल भी जाती है। निर्वासन। आप कितने ऐसे लेखक और विचारक जानते हैं जिन्होंने अपने काम को साझा करना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें हमेशा यही सुनने को मिला, बहुत मुश्किल है, कोई समझेगा नहीं। कई लोग सिर्फ अपने लिए लिखना शुरू कर देते हैं, अपनी सोच को बंद दराजों में छुपा देते हैं। सच कठोर होता है। कभी कभी समझ न पाने की तन्हाई गहराई पर तिरस्कार से कम तकलीफ देती है। समझदारों की एक खास तन्हाई होती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। वो तन्हा है उस जुड़ाव को देखने के लिए जो दूसरों की नजरों से छुपा होता है, अनजाने ढांचों को महसूस करने की, उन सवालों को उठाने की जो दूसरों को परेशान करते हैं। लिबरल प्रोफेशनल्स के साथ भी पार्टी में ये अनुभव अक्सर होता है। जब लोग उनका प्रोफेशन पता करते हैं तो या तो उनसे दूरी बना लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका विश्लेषण किया जाएगा, या फिर वो उनके लिए ऐसी जगह चले जाते हैं जहां वो अपनी बातें निकाल सकें। हर कोई बस सामान्य बातचीत करना चाहता। जो गहराई से सोचता है वो अपनी संकोच या अहंकार से अलग नहीं होता, बल्कि इस वजह से अलग रहता है क्योंकि वो दुनिया की उस सतही सोच से आगे होता है जिसे सिर्फ साफ साफ बातें ही स्वीकार्य लगती हैं। जितना ज्यादा साफ सुथरी सोच होती है उतना ज्यादा वो भीड़ से दूर होता जाता है। ये बुद्धिमानी की कटु कीमत होती है। इतना स्पष्ट नजरिए से दुनिया को देखने का नतीजा होता है कि उसमें खुद को घर जैसा महसूस नहीं कर पाता। लेकिन शायद सबसे दर्द भरी तथा ये होती है कि हमारे पास कुछ बहुत जरूरी कहने को हो और सुनने वाले कोई न मिले। ऐसा होता है जैसे अपनी ही भाषा में चिल्लाना, लेकिन उस दुनिया में जहां सच की बारीकियों को सुनने का कोई मन ही नहीं। वक्त के साथ होनहार लोग खुद में ही समा जाते हैं, अपनी रोशनी छिपा लेते हैं और ऐसी समझ को पालते हैं जो उनके साथ ही खत्म हो जाती है। आम लोगों की पूजा करना कोई झटका नहीं है। ये एक बेहतर तरीका है समाज को कंट्रोल करने का। जितने ज्यादा लोग एक जैसे दिखेंगे, एक जैसे सोचेंगे और एक ही चीज चाहते होंगे, उतना ही काम आसान होगा। उनकी अगुवाई करो। एक समान झुंड कभी चरवाहे से सवाल नहीं करता। औसत दर्जे का होना काम चलाऊ होता है। ये सिस्टम को बचाए रखता है। सोचो अगर हर कोई उन सिस्टम्स पर सोचने लगता जो हमें नियंत्रित करते हैं। अगर वे सवाल करते कि वे इतना मेहनत क्यों करते हैं, इतना कम पाने के लिए, क्यों वे ऐसी हालात को सहन करते हैं जिन्हें उनके दादा दादी कभी बर्दाश्त नहीं करते, क्यों वे ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें वे पसंद भी नहीं करते। सिस्टम को सोचने वाले नहीं, उपभोक्ता चाहिए। उसे ऐसे लोग चाहिए जो अपनी जिंदगी को मटेरियल चीजों के लिए बदल लेना स्वीकार कर लें, जो अपनी खुद की इज्जत उन्हीं चीजों में ढूंढते हों। दूसरों की तारीफ पाने की सोच। अगर सारे लोग दार्शनिक बन जाएं, तो उन लोगों के लिए जो अकेलापन बेचते हैं, ये एक बड़ा बवाल होगा। इसलिए हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि सामान्य रहना अच्छाई है, अलग दिखना खतरे की बात है, ज्यादा सवाल पूछना बदतमीजी है, बिना पूछे मान जाना अच्छा इंसान होना है। ऐसा लोग जो सबकी तरह चलें, वो शांत और आसानी से समझाने वाले होते हैं। जब कोई सिस्टम की तीखे तर्कों से आलोचना करता है तो बहुत कम लोग उसके विचारों पर निशाना लगाते हैं। वे सीधे उस इंसान पर हमला करते हैं जो उन्हें पेश करता है।
कहते हैं वो कट्टर है, वो सख्त है। उन्हें लगता है कि वे खुद दूसरों से बेहतर हैं। हमने यह बात कई बार देखी है। इकोनॉमिस्ट जो असमानताओं को समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कड़वा बोल दिया जाता है। थ्योरिस्ट जिन्हें असली दुनिया की समझ नहीं होती, उनकी बातों को सुनने से पहले ही ठुकरा दिया जाता है। कंट्रोल जबरदस्ती से नहीं, बल्कि लोगों की अपनी पुरानी आदतों में बने रहने की इच्छा से होता है। जिन पर अन्याय होता है, वे खुद उनके हुकूमत करने वालों का बचाव करते हैं, जो उन्हें आजाद करना चाहते हैं, उन पर हमला करते हैं और अपनी बेड़ियों को मेडल समझकर जश्न मनाते हैं। गहरा सोचना दर्द देता है। ये आपको हमारे बारे में, दुनिया के बारे में, हमारी चुनी हुई राहों के बारे में कड़वी सच्चाइयों का सामना कराता है। यह तैयार जवाब दोहराना और बिना सोचे समझे जिंदगी गुजारना ज्यादा आसान होता है। ज्यादा लोग परेशान करने वाली हकीकत की बजाय आरामदायक भ्रम को पसंद करते हैं। वे ये मानना चाहते हैं कि उनके हाथ में पूरा नियंत्रण है, बजाय इसके कि वे समझें उनकी फैसलों को दूसरों ने कैसे प्रभावित किया है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, आस्था सच की तुलना में ज्यादा खतरनाक दुश्मन होती है। मैं एक ऐसी औरत को जानता हूं जो हमेशा अपनी नाकाम रिश्तों के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को दोष देती थी। जब एक दोस्त ने कहा कि शायद उसे खुद अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए, तो उसका जवाब था आक्रामक, क्या तुम मुझसे दोषी ठहरा रहे हो? दोस्त ने फिर कभी उस बात को नहीं छेड़ा और वह बार बार वही गलतियां करती रही। भीड़ सवाल करने वालों से डरती है क्योंकि वे दिखाते हैं कि जिंदगी जीने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, और इसे मानना मतलब है अपने बीते सालों को बेकार मान लेना। सोचने वालों पर हमला करना आसान होता है, बजाय यह सामने देखने के। समझदारी वापस पाना एक चुप्पी भरी बगावत है। यह भीड़ से मानसिक रूप से खुद को अलग करने से शुरू होता है। यह अपने दिमाग से सोचना है, भले ही इसका मतलब अकेले चलना हो। अगला कदम है आसानी से मिलने वाली तारीफ को छोड़ देना। उन लोगों से मंजूरी मांगना बंद करो जो नहीं समझते तुम क्या पेश कर रहे हो। ये घमंड की बात नहीं है, बल्कि साफ सोच की बात है। हर राय की उतनी अहमियत नहीं होती। रुकावट का मतलब है ऐसे आदतें बनाना जो दिमाग को पोषण दें। पढ़ना, ध्यान भटकाने की बजाय, चुप्पी शोर की बजाय, गहराई, सतीपन की बजाय। ये बनाना है, लिखना है, सोचना है, भले ही कोई तालियां न बजाए। बौद्धिक ईमानदारी तुम्हारा रास्ता बताएगी, लोकप्रियता नहीं, बल्कि ध्यान। तुम ये स्वीकार किए जाने या मान्यता पाने के लिए नहीं कर रहे हो। आप ये इसलिए कर रहे हो ताकि खुद को खो न दो, अपनी असली पहचान की आग उस दुनिया में जलाए रखो जो उसे बुझाने की पूरी कोशिश करती है, ताकि जब आप आईने में देखें तो अपनी ही असलियत को पहचान पाएं। क्योंकि आखिरकार सबसे जरूरी मंजूरी अपनी ही होती है। शानदार होना मतलब एक अनदेखे बोझ के साथ जीना है। ज्यादा देख पाने, ज्यादा समझ पाने, ज्यादा गहराई से महसूस करने की जिम्मेदारी को उठाना। ये मान लेना कि आपको कभी पूरी तरह से समझा नहीं जाएगा। आपकी सबसे दिलचस्प बातें तो बस खुद से होंगी। आपकी तन्हाई ऐसे ख्यालों से भरी होगी जिनको दूसरे ज्यादा समझते हैं। इतिहास ऐसे जीनियसों से भरा है जिन्हें जिंदगी में लोग मजाक उड़ाते रहे। वान गॉग ने सिर्फ एक ही पेंटिंग बेची थी। एमिली डिकिंसन ने कुछ ही कविताएं छपी और खुद में ही रहना पसंद किया। गैलीलियो को इस बात पर सताया गया कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। जब दुनिया, जो उन्हें नजरअंदाज करती रही, खुद बिखरने लगी, तब जाकर उन्हें सम्मान मिलने लगा। आप खुद से पूछ सकते हो, क्या ये कीमत चुकाना सही है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होता है। यह जरूरी नहीं। अगर तुम बाहर से मान्यता चाहते हो तो यह सही हो सकता है, लेकिन असली अहमियत तब है जब तुम सच्चाई को अपनी पहली प्राथमिकता बनाओ। अगर तुम तारीफ की जिंदगी से बेहतर अर्थ वाली जिंदगी चुनते हो। साफ सोच होना एक साथ शाप और आजादी है। शाप इसलिए कि अब तुम आरामदायक अज्ञानता के झूठे बहाने में नहीं रह पाते। एक बार जब तुम सच देख लेते हो तो अब तुम बहाने नहीं बना सकते। लेकिन यह उसी वक्त तुम्हें अपनी असली पहचान पाने की आजादी भी देता है। खुद सोचो, अपनी समझ से सोचो। नकली चीजों की दुनिया में कुछ असली बनाओ।
मीडियोकर सोच को पहचानना तो बस पहला कदम है। सबसे जरूरी है आप इस जागरूकता के साथ क्या करेंगे। आप ऐसा दिखा सकते हैं जैसे आपने ये शब्द पढ़े ही नहीं और भीड़ की आरामदायक दुनिया में लौट सकते हैं। या फिर इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं कि आप एक ऐसी दुनिया में सच्चाई के साथ जिएं जो उन्हें दंडित करती है, जो सच में खुद के होते हैं। अगर इन विचारों ने आपके अंदर कुछ छू लिया है, अगर आपने अपनी ही कहानी इन शब्दों में देखी है, तो मैं आपको गहराई में जाने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैंने एक खास सामग्री बनाई है जिसका नाम है खुद सोचो, जो आधुनिक दुनिया की अलगाव से बचने का एक गाइड है। इसमें व्यावहारिक अभ्यास, निर्देशित चिंतन और ठोस उपकरण शामिल हैं। जरा सोच समझ के फैसले लेना और मीडियोक्रिटी के दबाव का सामना करना सीखो। क्योंकि समस्या को समझना एक बात है और उससे लड़ने के तरीके होना दूसरी बात। फैसला तुम्हारा है और यही तय करता है कि तुम कौन हो और हम किस तरह की दुनिया बना रहे हैं। हर वो शख्स जो बिना किसी मान्यता के भी अपनी छाप छोड़ता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए संभावनाओं के बीज बोता है। शायद तुम्हारा उदाहरण किसी और को भी शानदार बनने की हिम्मत दे। अगर ये बात तुम्हें समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक दबाओ और अगले वीडियो में मेरे साथ बने रहो।